चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए तो टॉपिक नया शुरू करेंगे यहां पर, एंड दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। वैसे स्टैट्स में स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये पहला चैप्टर है हमारा, लेकिन मैं सबसे अंत में कराता हूं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछेगा। 2 से 4 क्वेश्चन तक एग्जाम में मिल सकते हैं, यहां से बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं, आसान सा चैप्टर है। तो ये हम यहां पर आज शुरू करने वाले हैं। आपको बस ध्यान सुनना है। दूसरी बात, जितनी भी वहां पर डेफिनेशंस वगैरह हैं उन्हें रटने मत बैठ जाइएगा। ये नहीं कि रटने बैठ जाएं, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू आना है, कोई शॉर्ट नोट या डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आना। तो ऐसे में हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ समझने पर रहेगा। बेटा अगर आप कहो तो शुरू कर दें फिर आप। चलो फटाफट से शुरू कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, बेटा समझिए, सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है। क्या है बेटा? ये डेटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटा? बेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा कह लो या कह लो रॉ डेटा, एक ही बात है। मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटा? जी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने क्या किया, मुझसे कहा कि भाई एक काम करो, अपने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए उसका इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने बच्चों से मार्क्स पूछने शुरू किए। एक ने कहा 32, 34, 42, 18, 50, 48 एंड सो ऑन। तो ये क्या किया मैंने? ये मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। नाउ दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। क्या कहेंगे इसे? डेटा या रॉ डेटा। रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल सुना है कि नहीं सुना है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, जिसको हम प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे ये क्या है? रॉ डेटा। यानी जैसे जैसे इकट्ठा करते गए वैसे वैसे मैं यहां पर लिखता गया। मैंने इसकी कोई सजावट नहीं की, कोई अभी प्रोसेसिंग नहीं की इसके ऊपर, बस पूछते गए और इकट्ठा करके यहां लिखते गए। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रॉ डेटा, रॉ डेटा। अब लेकिन प्रॉब्लम है इसमें। अब ये डेटा मैंने कलेक्ट तो कर लिया, इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी तो कर ली, अब मैं इसमें स्टैटिस्टिकल टूल लगाना चाहता हूं। जैसे मैं शायद इनका एएम निकालना चाहता हूं, शायद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहता हूं, शायद मैं कोई और स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूट करना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई इस डेटा पर, ये जो रॉ डेटा है, इस पर तो काम करना कठिन होगा, इस पर तो हम आराम से काम ना कर पाएंगे। तो क्या करें फिर? क्या करें? हम इस डेटा को सजाने का प्रयास करेंगे, सिस्टमटाइज्ड और साइंटिफिक मैनर में लाने का प्रयास करेंगे। कैसे कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा जिससे ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए डेटा, और इस पर प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशंस करना आसान हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो डेटा है, रॉ डेटा है, ये डेटा भी कई प्रकार का हो सकता है। देखो ये डेटा अपने आप में तो बहुत काम करेगा नहीं मेरे लिए। आप सोचो ना, सिंपल सी बात, मैं से एएम निकालने के लिए बोलूं तो उसमें भी आपके पसीने छूट जाएंगे। 100 बच्चों के नंबर लिखकर दे दूं, ऐसे कर तो लोगे आप,
ऐसा नहीं है कि एम नहीं निकाल सकते, लेकिन क्योंकि कच्चा डेटा है, ऐसी बिखरा हुआ डेटा है, इस पर काम करने में परेशानी होगी। तो इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कहा आपसे, डेटा। क्या मतलब है डेटा का बेटा, जल्दी बताओ। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब ये डेटा भी कई प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ डेटा, या तो होगा प्राइमरी डेटा, या क्या कहेंगे बेटा इसे, या कहेंगे सेकेंडरी डेटा। क्या मतलब है प्राइमरी डेटा का और क्या मतलब है सेकेंडरी डेटा का? सुनिए, डेटा, भाई मैंने सोचा एक काम करते हैं, देखते हैं जरा बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। भाई एक काम करो, सब बच्चे अपने अपने टेस्ट के नंबर बताओ। अकाउंट्स के टेस्ट 1 जो हुआ था बीआरएस का, उसमें कितने कितने नंबर आए, टेस्ट 2 में कितने कितने नंबर आए, सबसे पूछता गया, राम श्याम घनश्याम सीता गीता मीता सबके नंबर पूछता गया और लिखता गया। क्यों? मुझे एनालिसिस करनी है। डेटा मैंने खुद कलेक्ट किया और मैं खुद ही एनालिसिस करने वाला हूं, तो मेरे लिए कौन सा हो गया ये? प्राइमरी डेटा, विच इज कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मैंने ही कलेक्ट किया और मुझे ही यूज करना था अपने पर्पस के लिए। जब मैं कर रहा था, बाहर सौरभ सर ने देखा, सर क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, जरा बच्चों की एनालिसिस करनी है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो नंबर बच्चों के पूछे मैंने, देखता हूं, उसके बाद उस पर ग्राफ बनाऊंगा उसका और देखूंगा किसकी क्या रिपोर्ट चल रही है। सर एक काम करो सर, वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है ना, वो मुझे भी दे दो, मैं भी एनालिसिस करना चाहता हूं अपने हिसाब से। मैंने कहा आप भी ले लो। तो वही डेटा अब सौरभ सर के लिए क्या बन गया? सेकेंडरी, कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी। किसी न्यूज़पेपर ने किया, किसी मैगजीन ने किया, कहीं और डेटा इकट्ठा हुआ था, लेकिन यूज कौन कर रहा है? सौरभ सर। तो सौरभ सर के लिए क्या हो गया ये? मेरे लिए क्या था? डेटा वही है, डेटा वही है, लेकिन अगर मैं खुद के यूज के लिए कलेक्ट कर रहा हूं तो प्राइमरी। किसी और ने कोई और यूज कर रहा है, कलेक्ट किसी और ने किया था, तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा। बेटा क्लियर है बात? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर बहुत ज्यादा डेलिकेट डेटा है तो ऑब्वियस सी बात है आप किस पर ट्रस्ट करोगे? भैया खुद ही करूंगा, मुझे नहीं विश्वास किसी के ऊपर। और उतनी ज्यादा रिलायबल या उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे? अरे किसी और मैगजीन से उठाया मैंने, लिखा होगा आपने। मैंने क्या किया, मान लो मैंने छापा वहां पर कि भाई पिछले साल सीए में इतने एडमिशन्स हुए थे और जो है इतने बॉयज थे, इतने गर्ल्स थी, इतने पास हुए, इतने रह गए। ठीक, मैंने ये बुक में छाप दिया और नीचे लिख दिया मैंने, छोटा सा, देखा होगा आपने कई बार, सोर्स ICAI जनरल जून 2024। क्या मतलब है इसका? मैं कह रहा हूं भाई साहब देखो, मैंने नहीं कलेक्ट किया, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? ये रहा सोर्स इसका। बेटा क्लियर हो रही है बात? ठीक, देखा होगा ना आपने, कई बार लिखा होता है, बहुत सारे एड्स में लिखा होता है कि भाई हॉर्लिक्स से इतना फायदा होता है। कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये फला फला एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया था वो बता रहे हैं। तो मेरे लिए क्या हो गया? वो सेकेंडरी हो गया, कलेक्ट किसी और ने किया, यूज मैं कर रहा हूं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो कह दीजिएगा उसे सेकेंडरी डेटा। तो डेटा यानी दो प्रकार का हो सकता है बेटा, कौन कौन सा? जल्दी बोलो। which is collected and used by the investigator himself, और ये कौन सा है? collected by some other source or agency but used by the investigator। बोलो बेटा ठीक है? तो मेरे लिए हो गया सेकेंडरी डेटा। मैंने किसी का इंटरव्यू किया और डेटा कलेक्ट किया, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? बोलो बेटा। प्राइमरी, वही प्राइमरी है, प्राइमरी है। मैंने मैगजीन से डेटा उठाया कोई, बोलो बेटा,
सेकेंडरी। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छोटे छोटे पूछ चुका है। खैर, और सुनिए, ऑन द बेसिस, ये क्या था? ये था टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन मैंने खुद किया तो प्राइमरी, किसी और ने करके दिया तो सेकेंडरी। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर टाइप्स ऑफ डेटा की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो भी डेटा कई प्रकार का हो सकता है। जैसे डेटा रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स, या फिर होगा डेटा रिलेटेड टू वेरिएबल्स। याद आ रहा है कुछ? अभी 7-8-10 दिन पहले पढ़ा है मैंने। ये क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वालिटी, मैंने डेटा इकट्ठा किया कि भाई कौन कितना सुंदर है, कौन कितना होशियार है, कौन कितना ईमानदार है। आपको समझ में आ रही बात? कौन ज्यादा अच्छा गाता है, क्या इसको नापने तोलने का कोई तरीका है कि भाई ये तो 400 ग्राम सुंदर है, ये 450 ग्राम बदसूरत है, ये 250 ग्राम अच्छा गाना गाता है? बोलो बेटा, का कोई मेजरमेंट है इसका? नहीं। कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इट इज अ क्वालिटी। क्वालिटी तो क्या कहेंगे? या तो जो इंफॉर्मेशन में इकट्ठी करके लाया बच्चों से, वो रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स होगी, क्वालिटी संबंधित होगी। मैंने कहा राम बहुत बढ़िया गाता है, मेरे हिसाब से 10 पॉइंट मिलने चाहिए। शाम जो है वो ठीक ठाक गाता है, उसको मेरे हिसाब से 8 नंबर मिलने चाहिए। शायद कोई और व्यक्ति उसको कोई और पॉइंट दे। बोलो बेटा, पैमाना कोई नहीं है इसका। इट्स अ क्वालिटी विच कैनॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब मैंने डेटा इकट्ठा किया रिलेटिंग टू वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। मैंने कहा एक काम करो, जरा एक काम करता हूं मैं, सब बच्चों का ना वेट का डेटा इकट्ठा करता हूं। राम आना, वेइंग मशीन लगाई, खड़े हो जाओ उस पर, कितना है? 62 kg। दैट कैन बी मेजर्ड। कोई और करेगा तो क्या किसी और मशीन से कुछ और वेट आएगा? 62 ही आएगा। हां, जब मैं म्यूजिक के पॉइंट्स दे रहा था तो भाई मुझे तो बेहतरीन लगा, मैंने 10 नंबर दिए, किसी और ने शायद 8 ही नंबर दिए हो, या कोई कह रहा है बहुत ही बदसूरत है भाई, मतलब बहुत ही बेसुरा है, कहां से आ गया, तो भगाओ यहां से लात मार के। बेटा क्लियर है? हो सकता है, क्योंकि कोई पैमाना नहीं है उसका नाप तोल करने का। हम वेट की बात करें, मैं डेटा इकट्ठा करूं, कोई और करे या कोई चौथा आदमी करे, सब एक सी बात ही कहेंगे। तो डेटा जब मैं क्लास में जाकर मैंने इकट्ठा किया तो 2 प्रकार का हो सकता है। इट कैन बी डेटा रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? क्वालिटी, यानी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन, बोलो बेटा, क्वांटिटेटिव टर्म्स। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल बता देना जरा। एग्जाम्पल: ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा। बोलो बेटा ठीक है? अच्छा, अब आइए, या डेटा जब मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया क्लास में से, वो हो सकती है रिलेटेड टू वेरिएबल्स ऑल्सो। वेरिएबल्स क्या? वेरिएबल्स का मतलब क्या? बोलो बेटा, विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और जब पैमाना है उस चीज का, तो चाहे मैं कलेक्ट करूं या कोई और करे या तीसरा आदमी करे, सबका आंसर सेम होगा, सबकी रिपोर्ट सेम होगी। बोलो बेटा, अगर मैं राम का वेट बोल रहा हूं 60 किलो है, राम की हाइट 5 फीट 2 इंच है,
या राम के पास जेब में 4 सिक्के हैं, या राम के बैग में 10 किताबें हैं, तो कोई भी आके डेटा कलेक्ट करे, सब सेम ही रिपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? बेटा बोलो। सो नाउ दिस इज कॉल्ड डेटा रिलेटेड टू वेरिएबल्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताओ क्या लिखवा है इसमें, जैसे बोलो बेटा फटाफट से। एज बोलो, हाँ हाँ बोलो। वेट, हाइट सब मेजर कर सकते हो, और मजेदार बात ये है, सब कोई भी डेटा कलेक्ट करने आ जाए सबका आंसर सेम होगा, सबकी रिपोर्ट सेम होगी। और बताओ, ये लो नंबर ऑफ बुक्स कि हर बच्चा कितनी बुक्स लेकर बैठा हुआ है। मैंने कहा जी क्लास में जाना, जरा देख कर आओ हर बच्चे के बैग में कितनी बुक्स हैं। राम के बैग में 4 बुक्स हैं, उसके में 5 हैं, उसके में 2 हैं, एक चौथा बच्चा है वो तो हाथ टहलते हुए आ गया, घूमने आया, किताब लेकर ही नहीं आया, घर वालों ने धक्का दे दिया और यहां आकर बैठ गया बस वो। सर 0 बुक्स हैं इसके पास। तो डेटा सबका विल रिमेन सेम। ठीक, या नंबर ऑफ लेट्स से कॉइन्स, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई जाओ कॉलेज में जाओ, जितनी क्लास हैं सब में देख के आओ कितने बच्चे हैं आज प्रेजेंट। सो दिस ऑल इज अ डेटा रिलेटेड टू वेरिएबल्स। मेरे ख्याल से यहां तक की बात में कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो होगा डिस्क्रीट वेरिएबल या होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। यानी जो डेटा लाया मैं, या तो वो होगा रिलेटेड टू डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल? जिसकी वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं हो सकती, विच कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू, जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती, सिर्फ इंटीजर हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे ये रखे, इसमें से बताओ, जैसे नंबर ऑफ बुक्स क्या पॉइंट में हो सकती है? बोलो बेटा। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या रिपोर्ट आ सकती है मेरे पास कि जी वो एक सेक्शन है उसमें 4.5 बच्चे बैठे हैं, एक और सेक्शन है उसमें तो 18.5 बच्चे ही आए हैं आज? हो सकता है क्या? बोलो बेटा। नॉट पॉसिबल। दिस इज अ वेरिएबल विच कैन ओनली हैव इंटीग्रल वैल्यू। क्या कहा मैंने? विच कैन ओनली हैव इंटीग्रल वैल्यू। यानी 2 प्रकार के वेरिएबल हो सकते हैं। कौन से? डिस्क्रीट या, अच्छा कॉन्टिन्यूअस वर्ड देखो समझ में आएगा आपको। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 7, 7.25, 7.25, 8.25, 8.12, 8.79, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हाइट 5.1, 5.12, 5.2, 5.379, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वेट 80 kg, 80.1 kg, 80.259 kg can have any value. It's a continuous variable. Continuous variable. एज क्या है? कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है। भाई आज आप 4 साल के हो या आज आप 20 साल के हो, तो अचानक से अगले दिन उठे, अरे अब मैं 21 साल का हो गया, ऐसी तो होगा? कैसी बात करते हो नलायकों वाली? डिस्क्रीट होगा क्या ये? भाई 20 साल के आप आज हुए हो तो पहले 20.1 के भी होंगे, फिर 20.12 के होंगे, फिर 20.2 के होंगे, होगा कि नहीं होगा? या सुबह उठे अरे अब मम्मी आज मैं 21 साल का हो गया, कल तो 20 तक नहीं होगा भाई। बीच में बोलो बेटा। एज इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्लियर है बात? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, बताओ अब। हाँ कॉन्टिन्यूअस, 20.5 नंबर आ सकते हैं, 21.25 भी आ सकते हैं। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्लियर है बात? डे टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस। भाई क्या इतना सोच रहे हो उसमें? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो इसके ऊपर बहुत बार इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं कि ये वेरिएबल कौन सा है, वेदर इट्स अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, वेदर इट्स अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल या एट्रीब्यूट है। नेशनैलिटी
इट्स एट्रीब्यूट, कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। बोलो बेटा। चलो खैर, तो अब अगर डिस्क्रीट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ये सब लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन चार्ट बनवाऊंगा मैं अभी आपको। मैं चाहूंगा कि चार्ट बनाओ आप। ये बताओ डिस्क्रीट में क्या लिखूं? जो आप कहो वही लिख दूंगा मैं। तो एक लाइन लिखवा दो मुझे इसमें, विच कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू, यानी जो पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। एग्जाम्पल लिखवाना, यहीं से बताओ कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। ये बताना कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल किसे कहिएगा? अरे पहले कहें किसे, एक लाइन तो बताओ उसके बारे में कुछ बोलकर। विच कैन हैव एनी वैल्यू, इंटीजर और फ्रैक्शनल। बेटा आई होप ठीक है। एग्जाम्पल, एज, हाइट, वेट, मार्क्स एक्सेट्रा। फटाफट से पूरा चार्ट, समरी चार्ट नोट करिए। अब ये वहीं पर ऑपोजिट साइड पर, ये मैंने आपसे बात कर ली है पेज 85 के ऑपोजिट साइड पर, या 86 के ऑपोजिट पर नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू नेचर लिखा हुआ है वहां पर। वैसे मैंने पढ़वा भी दिया कहीं और चैप्टर में आपको, अगर याद हो तो, लेकिन फिर से आज कवर किया हमने। पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक ये हम, जब हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तब पढ़वाया था मैंने। फटाफट से पूरा चार्ट नोट करिए। समरी चार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो ये पूछने वाला है कि बताओ ये वेरिएबल कौन सा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है या कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछ चुका है। फटाफट से नोट करके दीजिए। करिए बेटा फटाफट से नोट, झटपट से नोट कर लें बेटा।
हेलो, हाँ जी। बेटा बढ़े क्या आगे? चलिए सुनिए, वापस आइए डेटा पर। तो हमने जी डेटा कलेक्ट कर तो लिया यहां पर। अब डेटा यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये रहा डेटा। लेकिन इसको भाई समझ पाना, इस पर प्रोसेसिंग कर पाना तो बड़ा ही कठिन लग रहा है मुझे। मैं इसको एज इट इज तो ना पढ़ पाऊंगा, इतना बल्कि डेटा है। हमने कॉलेज से डेटा इकट्ठा किया, मान लेते हैं 500 बच्चों का डेटा है, या एक सेक्शन का किया तो 400 बच्चों का डेटा है, क्लास का किया तो 100 बच्चों का डेटा है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे एज इट इज स्टडी कर पाना, बल्कि डेटा है। तो एक काम करते हैं, चलो एक तरीका बताता हूं मैं आपको। ये जो डेटा है हमारे पास, ये जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा को मैंने क्या किया, अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक, मैंने कहा भाई ये बच्चे जो हैं 200 बच्चे हैं, एक काम करते हैं 50 बच्चों के नाम यहां लिख लेते हैं, 50 बच्चों के मार्क्स यहां, 50 के मार्क्स यहां, 50 के मार्क्स यहां। यानी मैंने क्या कर दिया, डेटा को, बड़ा डेटा था, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, इनकी क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने इनका। सर कैसे करें, मतलब कोई सा भी उठा लें, ये यहां रख दो, ये यहां रख दो, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं। आपने अगर क्लासिफिकेशन किया है तो देयर हैज टू बी सम बेस, मतलब इन सब में कुछ तो विशेष हो। आपने जो क्लासिफिकेशन किया, ये जो अलग अलग ग्रुपिंग की है पूरे डेटा की, उसको समझने के लिए, हल्का करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब आपका सवाल ये, सर ये 4 ग्रुप कैसे, मतलब 4 ग्रुप बना तो दिए हमने, कौन सा बच्चा के मार्क्स किस वाले में रखें? भाई कोई एक कॉमन आधार बना लो। सर मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा एक काम करो, क्लास में बच्चे सारे हैं, ये एक काम करो, जितने बच्चे मेरठ सिटी से आते हैं उनके नंबर यहां लिखते जाओ, जितने बच्चे कैंट से आते हैं उनके नंबर यहां लिखते जाओ। यहां से छाटो, उसका एड्रेस कहां है, कैंट का एड्रेस है, यहां नंबर लिखो। सिटी से आया बच्चा, यहां लिखो, या मान लेते हैं शास्त्री नगर से आया या पल्लवपुरम से आया। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बोलो बेटा। अब इन सब बच्चों के मार्क्स में एक कॉमन पॉइंट तो है, बताओ क्या? ये सारे बच्चे वो हैं जो शास्त्री नगर से आते हैं। बोलो बेटा हाँ। नंबर कम ज्यादा मुझे नहीं पता किसके क्या हैं, लेकिन भाई कोई बेस तो रखोगे, क्लासिफिकेशन का, ग्रुपिंग का कोई बेस तो रखोगे। अब 4 ग्रुप बना दिए, चारों को एक नाम भी तो पड़ गया ना, शास्त्री नगर वाले बच्चे,
सिटी वाले बच्चे, क्लियर है? बोलो बेटा, सिटी वाले बच्चों का एवरेज ये है, शास्त्री वालों का एवरेज ये है, पल्लवपुरम से जो आते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, एंड सो ऑन। पूरा डेटा था, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन के तरीके, सर कैसे करें आपने पूछा, तो मैंने कहा एक तरीका तो ये है, विच इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या है ये? ज्योग्राफिकल, यानी यहां पर मैंने डिवाइड करने के लिए, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन का इस्तेमाल किया है। बोलो बेटा, सो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, या इसे बोलते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन। पहला, सर और तरीका हो सकता है क्या? हां, हो सकते हैं। मैंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी मैंने डेटा को डिवाइड कर दिया। तरीका आप बताओगे, क्वालिटेटिव, अब आप ही बताओगे सारे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। डेटा को डिवाइड करना है, कोई क्वालिटी बताओ जिसके बेसिस पर मैं डिवाइड कर सकूं। हां जी, वेट, कैसी बात करते हो नलायक, वेट क्वालिटी होती है क्या? वेट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। बोलो बेटा, अभी तो बताया है मैंने आपको, अभी तो बताया है, तो बताओ मुझे कोई क्वालिटी बताओ जिसके बेसिस पर मुझे, जितने बच्चे बैठे हैं, मुझे 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, ऐसा समझो केस स्टडी है, क्वालिटी के बेस पे करना है, बताओ कैसे करूं? इंटेलिजेंट। मैंने क्या किया, 4 ग्रुप बनाए, इंटेलिजेंट, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, और मैंने अपने हिसाब से, भाई ये लड़का तो बड़ा होशियार है, इसे डाल दिया मैंने इंटेलिजेंट में, ये तो नालायक है बिल्कुल ही, उसे डाल दिया मैंने बिलो एवरेज में। क्लियर है बात कि नहीं है? तो क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है इस बार? मैं क्या कहूंगा, ओ ये सारे बच्चे होशियार हैं, ये सारे कौन से हैं? ये नालायकों की फौज है। बोलो बेटा, इसका नाम रखा मैंने, नालायकों की फौज। बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो दिस इज अ क्वालिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ऐसा हो सकता है? मैंने यहां रखा राम का नाम, भाई साहब 100 लड़ गए मुझसे, तो क्या कह दिया आपने, ये नालायक है। एक और कैटेगरी बनाओ, महानालायक, इसे वहां डालो। बेटा क्लियर है बात? या वो कह सकते हैं नहीं जी मेरे आपसे बच्चा बहुत ही होशियार है, बहुत ही सिंसियर है, आपकी गलत रीडिंग है, इसे यहां डालो। कहने का मतलब सिर्फ इतना, क्वालिटी फिर से वही जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तीसरा बताओ जी फिर से, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस बार क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वांटिटी। एग्जाम्पल बताओ। वेट, मैंने क्या किया, देखो कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक काम करो, जिसका वेट अप टू 50 kg है उनके नंबर यहां लिखो। जिन बच्चों का वेट 50 से 60 kg है उनके मार्क्स यहां पर, जिनका 60 से 70 किलो है वो यहां पर, और 70 एंड अबव वाले वो यहां पर। बोलो बेटा, बेटा क्लासिफिकेशन हो गया, पूरा डेटा 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया मैंने। और इस बार आधार क्या रखा, सब में एक कॉमन बात है। बताओ इनमें सब में एक कॉमन बात क्या है? मार्क्स कितने भी हो, सबका वेट 60 और 70 के बीच में होगा। बेटा क्लियर है? एंड लास्ट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? टाइम पीरियड। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। इस बार टाइम पीरियड आपको कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि ग्रुपिंग हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर। मदद करो, मदद करो, क्या करें बेटा? क्लासिफिकेशन करो, मदद कराओ फटाफट से। ये लो, ये ग्रुपिंग करनी है मुझे, फिर से ग्रुपिंग करनी है।
किस तरीके से करें कि टाइम फैक्टर का इस्तेमाल हो? हाँ जी, बोलो बेटा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। देखो यहां वो बच्चे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ अप टू 1995 है। क्लियर है बात? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1995 से 2000 तक है वो बच्चे यहां पर। ठीक, जिनकी 2000 एंड अबव है वो बच्चे यहां पर। टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? या मैं कहूं क्लास में भाई ये जनवरी का बैच चल रहा है, मैंने कहा भाई जिनके एडमिशन जून तक हो गए थे उनके नाम यहां लिखो। जो अगस्त में जुलाई में आए बच्चे एडमिशन हुए जुलाई में जनवरी अटेम्प्ट के लिए, उनके नंबर नाम यहां लिख दो। ठीक, जो अगस्त में आए वो यहां पर, और जो लास्ट डेट अगस्त में थी 1 सितंबर उसके बाद आए उनके नंबर नाम यहां पर। तो यहां पर बेसिस रहा टाइम पीरियड। इट कैन बी अ डेट, इट कैन बी अ ईयर, वीक, डे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड इन्वॉल्व है इस बार, तो इसे क्या कह दीजिएगा? नाउ दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जरा पढ़ना, ये 4 प्रकार की क्लासिफिकेशंस यहां पर हो सकती हैं। पेज 86 रीडिंग करनी है, बस रटने मत बैठ जाना इसको, घर पर जाकर पढ़िए। ग्रुपिंग ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। डेटा था, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप हैविंग आइटम्स ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट, सब में कुछ ना कुछ कॉमन विशेषता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 इसे डाल दो एक ग्रुप में फिर दोबारा शुरू करा, वो सब नहीं करना। कोई ना कोई कॉमन विशेष बात होनी चाहिए जिससे आप बोल पाओ। मैंने कहा भाई ये बच्चे इनमें काम कॉमन, हाँ ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद आती है। क्लियर है बात? कुछ ना कुछ कॉमन बात होनी चाहिए। वो कॉमन बात का आधार क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? पहला, ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, कंट्री, स्टेट्स एक्सेट्रा। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल यूनिट्स, जैसे कोई नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। आपको इस बार क्वांटिटी यूज करनी है, वेट ले लो, एज पकड़ लो, हाइट पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। बेटा आई होप ठीक है यहां तक की बात? चलो जी ठीक है। तो डेटा को मैंने जी क्लासिफिकेशन तो सीख लिया। अब बात आई दोबारा से वापस डेटा पर आ जाते हैं। ये डेटा का मतलब क्या था, भूल गया मैं। हाँ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब इंफॉर्मेशन में इकट्ठा तो कर लाया, अब मुझे वो लोगों तक पहुंचानी भी तो है अपनी बात। अब मैं जो डायरी में लिख कर लाया, कच्चा पक्का फटाफट रफ में, वो सब मुझे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रेजेंट करना है डेटा वो। अब तो कैसे प्रेजेंट करें? प्रेजेंटेशन के 3 तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन को मुझे यूजर्स तक पहुंचाना है, तो उसे प्रेजेंट करके देना होगा। ये थोड़ी ना दे दोगे कि लो जी ये नंबर थे, पढ़ लो समझ लो, बस नालायक हो गए हो, रफ डायरी का पन्ना फाड़ के दे दिया आपने या फोटोस्टैट करके दे दिया, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो क्या करें भाई? 3 तरीके हैं प्रेजेंटेशन के। क्या? पहला, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन in the form of a presentation in the form of a text। टेक्स्ट समझते हैं क्या होता है?
पैराग्राफ्स लिख दिए, पॉइंट्स लिख दिए, बुलेट पॉइंट्स लिख दिए। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कल क्रिकेट मैच हुआ एक, मैंने पूरा मैच देखा। मैं यानी रिपोर्टर था, एक न्यूज वाला था, टीवी एंकर थे या कुछ भी थे, न्यूज़पेपर वाले। मैंने कल पूरा मैच देखा, लिखता गया। अच्छा, सहवाग ने इतने मारे, कोहली ने इतने मारे, सेकंड बॉल पर ये हुआ, तीसरी पर ये हुआ, चौथी पर ये हुआ। और कल को मुझे अब न्यूज़पेपर में वो जो मैं लिख कर लाया पूरी बात, वो मैं जो पूरी बात लिख कर लाया, वो मुझे कल को न्यूज़पेपर में प्रेजेंट करनी है जिससे लोगों तक पहुंच जाए। हाँ बोलो। तो क्या करेंगे आप? यही तो होता है कि भाई मैच रहा कल, बड़ा रोचक मैच रहा, और पहले ओवर में ही ये घटना हुई, पहली बॉल में ये हुआ, फिर अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 5वें ओवर में बॉलर की लड़ाई हो गई एम्पायर से, फिर लिखा हुआ है एम्पायर ने बॉलर का सिर फोड़ दिया, फिर बैट्समैन ने ये कर दिया, जो भी कुछ है वहां पर। बोलो बेटा, तो क्या है ये? क्या है ये? टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। एक दूसरी होती है टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये क्या मतलब है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। जैसे मैं क्लास में गया, मैंने कहा भाई देखते हैं, चलो यहां पर ये लो कॉमर्स साइंस। भाई कॉमर्स के जो टोटल बच्चे हैं वो 100 हैं, 60 बॉयज 40 गर्ल्स। साइंस के बच्चे जो हैं वो 120 हैं, बॉयज 50 70 गर्ल्स मान लेते हैं। तो ये डेटा हम इकट्ठा करके लाए थे, ये हम स्कूल में जाकर इकट्ठा करके लाए थे डेटा। कि भाई एक स्कूल है, वहां गए हम, वहां देखा मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा भाई कितने, प्रिंसिपल साहब से पूछा, प्रिंसिपल साहब कितने बच्चे हैं साइंस के? साइंस के 120 हैं। अच्छा कॉमर्स के कितने हैं? बोला जी 100 बच्चे हैं। अच्छा बॉयज कितने हैं? जी टोटल बॉयज 110 हैं और गर्ल्स भी इत्तेफाक से 110 ही हैं। अच्छा साइंस वाली कितनी गर्ल्स हैं? एंड सो ऑन। सारा डेटा लिख लाया। अब मैंने लाकर उसे ये प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैंने जब डेटा को प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल हैविंग सर्टेन रोज एंड कॉलम्स, नाउ दिस इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। कब आप टेबुलर पर जाओगे और कब आप टेक्सुअल पर जाओगे? इसका तरीका यह भी था, इसका यह तरीका भी था। देखो, इन XYZ स्कूल there are total 220 students, out of which boys and girls are equal. Total commerce students are 100, out of which 60 are boys, and so on. ये भी तरीका है। ये कौन सा तरीका हुआ? टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। लेकिन बताओ जरा मुझे सोचकर, ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की मैंने और ये की, कौन सी ज्यादा क्रिस्पी है, एकदम पहुंच रही है दिमाग में? ऑब्वियस सी बात है भाई, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है पूरा। यहां पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है, कितने बॉयज कितने गर्ल्स को, यहां सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है टेबुलर प्रेजेंटेशन हियर इज बेटर। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछा कि कब टेबुलर पर जाना चाहोगे और कब टेक्सुअल की तरफ जाओगे? यस, अगर न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है टेबुलर पर जाइए। अगर न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व नहीं है, क्रिकेट मैच कल का, तो टेबल बनाओगे कैसे? उसमें क्या लिखोगे? तीसरे ओवर में सिर फोड़ा, ये इसने क्या कहते हैं, अंपायर ने फोड़ा बॉलर का, फिर बैट्समैन ने फोड़ा बॉलर का। पर नहीं कर सकते भाई, कैसे करोगे बताओ? नहीं कर सकते। ये एक तरीका और भी हो सकता है, वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें ये समरी भी होती है सारी,
पहले ओवर में ये हुआ, फिर बॉलिंग ऐसी हुई, फिर वो आउट हो गया, फिर कैच छोड़ दिया, उसके कैच ने मैच जिता दिया, फलाना डिकाना। और साथ में एक टेबल भी होता है कि नहीं होता है? कोहली ने इतने रन, रोहित ने इतने रन, इतनी बॉल में इतने छक्के, इतने चौके। क्या है वो क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो क्या हुआ? टेक्सुअल और टेबुलर दोनों एक साथ आ गई। बोलो भाई, क्योंकि वहां डिस्क्रिप्शन भी देना है आपको मैच का, और न्यूमेरिकल फिगर्स भी इन्वॉल्व थी। ठीक, सो दो तरीके हमने कवर किए प्रेजेंटेशन के। एक तीसरा भी है, अभी बाद में बात करूंगा, अभी दोबारा आऊंगा इस पर लौटकर, एंड दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, diagrammatic presentation in the form of a diagram, in the form of a diagram। तो तीन तरीके की प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। या तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में पैराग्राफ लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, बुलेट पॉइंट्स लिखिए, हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग लिखिए, वो सब यूज कर लो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर तब रहेगी जब न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व है तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? आप टेबुलर प्रेजेंटेशन करिए जिसमें आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे। कैसे बेटा? इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल क्या होता है? जिसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। क्लियर है बात? इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पूछता है एग्जाम में, तो जी अब टेबल बनाना है आपको, तो एक बढ़िया टेबल में क्या क्या होना चाहिए? पार्ट्स ऑफ अ टेबल। आपको समझ में आ रहा है कहां तक आ गए हम? बोलो बेटा। हमें डेटा प्रेजेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, यूजर्स तक मुझे जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की वो पहुंचानी है। तो मेरे पास तरीके तीन, या तो टेक्सुअल या टेबुलर या डायग्रामेटिक। टेबुलर में क्या कह रहा है वो? टेबल बनाओ। मैंने कहा जी टेबल कैसे बनाऊं, और टेबल बनाऊं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? आइडियली क्या क्या? आइडियली सर खत्म हो गया, आ रहा हूं मैं। आइडियली टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या क्या, टेबल में क्या क्या होना चाहिए? एक मिनट। चलिए बेटा, तो पार्ट्स ऑफ अ टेबल फटाफट देखिए यहां पर। एक अच्छे बढ़िया आइडियल टेबल में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, शुड हैव अ टेबल नंबर। सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा? टेबल नंबर। जैसे कुछ भी हो सकता है, कैन बी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ऑल्सो। टेबल नंबर लिखा मैंने 21 या 21A, 3, 4, कुछ भी हो सकता है। सर क्यों, मतलब जरूरत क्या है? बड़ा दिक्कत होगी ना, बुक्स में बते सारे टेबल बने हुए हैं। अब मैं बोलूंगा ना बेटा एक काम करो, रेफर टेबल नंबर 21A, समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? शुड हैव अ टेबल नंबर, पहली बात। दूसरी बात, शुड हैव अ सूटेबल टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का नंबर क्या है? टाइटल का मतलब क्या हुआ भाई? नाम होना चाहिए कि ये जो टेबल आप बना रहे हो यहां पर ये किस चीज का है? बोलो बेटा। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन XYZ स्कूल। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? देखती अच्छा, ओहो, इस टेबल में मतलब XYZ स्कूल में कितने कितने बच्चे हैं उन सब की चर्चा की गई है। शुड बी कंसाइज, शुड बी सिंपल। नाम ऐसा नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा लिख दिया आपने, ठीक, कि हेयर वी आर discussing about the number of students in XYZ school which is located in such and such place and which is established in such and such year. ना भाई ना, it has to be very simple and concise. Number of students in XYZ school, that's it. हाँ, आपको लग रहा है यार ये थोड़ा कम है, थोड़ी ना और इंफॉर्मेशन भी देनी है। जैसे मैं ये बता रहा हूं कि भाई जो डेटा है, दिस रिलेट्स टू द डेटा
2023-24। तो क्या करेंगे आप बेटा, वहीं पर टाइटल के बाद आपने टाइटल लिखा, हुए चलिए, तो अभी आपको लगता है कि ये टाइटल जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी सी और देनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर नीचे ब्रैकेट में कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कि इस सेशन का डेटा है ये। दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे बेटा हेड नोट। क्या कहिएगा इसे, हेड नोट। अब बनेंगे यहां पर हेडिंग्स, जैसे यहां लिखा था हमने क्या, बॉयज गर्ल्स, यहां क्या लिखा था हमने, कॉमर्स और साइंस, लेट्स से आर्ट्स। क्लियर है बात कि नहीं है? माइक बंद हो गया, क्या हुआ, माइक ही बंद हो गया, देखो चेक करोगे। तो हमने क्या किया, कुछ हमने कॉलम्स को हेडिंग दी, कुछ हमने रोज को हेडिंग दी, ठीक। नाउ दीज कॉलम हेडिंग्स क्या कहेंगे इन्हें, दीज आर कॉल्ड कैप्शंस एंड रो हेडिंग्स आर कॉल्ड स्टब्स। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लिखो उसके आगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं क्यों पूछता है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बहुत बार पूछ चुका है। पहले वो माइक देख लो भाई, चलेगा, गला बोल जाएगा क्लास में इसके बाद। पढ़ना बेटा, टेबल नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेबल के बाद टाइटल, नाम हो गया, उसके बाद कैप्शंस, कैप्शंस का मतलब क्या है, ये रहा, कॉलम की हेडिंग्स इज कॉल्ड कैप्शन, और ये क्या है, रो हेडिंग्स इज कॉल्ड स्टब्स। क्लियर है बात बेटा? ये जो यहां पर टाइटल के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा आपने, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, हेड नोट। और उसके बाद ये जो कुछ भी यहां पर है, इसे क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द टेबल। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। लाइट ही नहीं है उसमें, बॉडी ऑफ द टेबल। और इसी प्रकार से फुटनोट, फुटनोट का क्या मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर टेबल के बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाह रहे हो। जैसे मैंने कहा भाई ये जो डेटा है इसका सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया है, मतलब मैंने नहीं इकट्ठा किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, मैंने तो वहां से उठा लिया बस। क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे मत कहना कुछ, इसकी सोर्स क्या है, यानी मेरे लिए डेटा कौन सा हो गया वैसे, ये सेकेंडरी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर दिस इज कॉल्ड फुट नोट। क्या कहेंगे इसे, फुट नोट। फुट नोट कोई एडिशनल जानकारी जिसमें जनरली सोर्स ऑफ डेटा आती है, नाउ दैट इज कॉल्ड द फुट नोट। और फाइनली अगर बात करें इसके बाद, तो एक है बॉक्स हेड। वो क्या होता है, ये यहां पर जितनी भी कैप्शंस हैं या साथ में और कोई सब हेडिंग है, मान लेते हैं इन थाउजेंड्स, भाई बॉयज की फिगर है 3, 4, 5, लेकिन वो थाउजेंड्स में है, तो ये हेडिंग सब हेडिंग हो गई कि नहीं हो गई, ये सारा जो इंफॉर्मेशन आएगी, नाउ दिस इज कॉल्ड बॉक्स हेड। इस पार्ट्स ऑफ अ टेबल के ऊपर लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे के ऊपर ही। ये जो आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इस पूरे के ऊपर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेबल। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे।
इसके आगे चर्चा विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय।